नमस्कार। आप देख रहे हैं भास्कर न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन और आपके साथ मैं हूं सुनील दत्त तिवारी। कल केंद्र सरकार ने 34 सालों के बाद शिक्षा नीति में एक बड़ा परिवर्तन का प्रारूप पेश किया। सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित की जाए। इसके लिए एनरोलमेंट को 100% तक लाने का लक्ष्य है। इसके अलावा स्कूली शिक्षा के निकलने के बाद हर बच्चे के पास लाइफ स्किल भी होगी, जिससे वो जिस क्षेत्र में काम करना शुरू चाहे तो वो आसानी से कर सकता है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में बहुभाषिकता को प्राथमिकता के साथ शामिल करने और ऐसे भाषा के शिक्षकों की उपलब्धता को महत्व दिया गया है जो बच्चों के घर की भाषा समझते हों। यह समस्या राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राज्यों में दिखाई देती है। इसीलिए पहले से 5वीं तक जहाँ तक संभव हो मातृभाषा का इस्तेमाल शिक्षण के माध्यम के रूप में किया जाए। जहाँ घर और स्कूल की भाषा अलग अलग है, वहाँ दो भाषाओं के इस्तेमाल का सुझाव दिया गया है। नई शिक्षा नीति पर मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का कहना है कि अब बच्चों का रिपोर्ट कार्ड नहीं होगा, उनकी जगह उन्हें प्रोग्रेस कार्ड मिलेगा। अभी छात्रों पर निर्भर करता है कि वो क्या विषय लेना चाहते हैं। अब वो इंजीनियरिंग के साथ संगीत भी ले सकते हैं। नई शिक्षा नीति में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए एक आयोग बनाया गया है। इसके लिए 4 काउंसिल भी बनाई गई हैं। निशंक ने कहा कि हम लोगों ने मानव संसाधन मंत्रालय का केवल नाम ही नहीं, नीति भी बदली है। इसके अलावा अब बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल्स को जोड़ा जाएगा। जैसे आपने अगर स्कूल में कुछ रोजगार परक सीखा है तो इससे आपके रिपोर्ट कार्ड में जगह मिलेगी, जिससे बच्चों में लाइफ स्किल्स का भी विकास हो सकेगा। अभी तक रिपोर्ट कार्ड में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। और जिस प्रकार से नई शिक्षा नीति का प्रावधान प्रारूप तैयार किया गया है, और निश्चित तौर पर ये 34 वर्षों के बाद एक प्रयास है ताकि भारत में जो लॉर्ड मेघालय के समय से शिक्षा चली आ रही है उस शिक्षा व्यवस्था पर को आगे बढ़ाया जा सके, उसको रोककर कुछ रोजगारोन्मुखी शिक्षा का प्रावधान किया जा सके देश में। तो इसी विषय पर आज हम मंथन में चर्चा करेंगे। और इस मंथन में हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 बड़े विशिष्ट मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ बड़े आलोक सिंघई साहब हैं। आलोक जी, आपका बहुत स्वागत है भास्कर न्यूज़ में। और आलोक जी लगातार पढ़ते लिखते भी रहे हैं और इन विषयों पे काफ़ी लंबी लेखनी भी लिखी है। हमारे साथ हैं नीतीश सोलंकी साहब, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री हैं। नीतीश जी, आपका भी स्वागत है। और एनएसयूआई के प्रदेश प्रवक्ता के पद पर रह चुके और छात्रों के लिए लगातार अभी भी जब आपसे चर्चा कर रहे हैं तभी भी वो कोरोना काल में भी बरकतुल्ला के विश्वविद्यालय के खिलाफ अपने आंदोलन करते रहे हैं। विवेक त्रिपाठी जी, विवेक जी, आपका भी स्वागत है। पहला प्रश्न आलोक जी आपके पास आऊं और इस पूरे बदलाव को यदि समझने की कोशिश करें दर्शकों के हिसाब से, तो आप ये जो 34 साल बाद शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की दिशा में सरकार गई है, इसको किन शब्दों में समझा पाएंगे? आलोक जी, आप तक आवाज आ रही? आलोक जी की आवाज नहीं हम आ तक पा रही नहीं है, आ पा रही शायद है। ऑडियो शायद में कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम है, कुछ म्यूट प्रॉब्लम है, है। म्यूट है। नीतीश जब नीतीश, जब तक तक नीतीश जी नीतीश जब जी, तक जब तक आलोक जी की आलोक आवाज़ जी हम की तक आवाज कुछ हम तक कुछ आए, आए, हम हम यही प्रश्न आपसे दोहराना चाहूँगा, किस रूप में देखते हैं इस बदलाव को? जैसे देखिए कि 34 वर्ष के बाद एक लंबी प्रतीक्षा के बाद ये शिक्षा नीति लागू हो रही है। ये सभी भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है। ये विषय लंबे समय से पहले ही हो जाना था, यानी कि इतने साल लग चुके हैं। और केवल नई शिक्षा नीति ऐसा नाम नहीं दिया है, परंतु जो वर्तमान की केंद्र सरकार ने इसे एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे यानी कि भारत केंद्रित शिक्षा नीति के ऊपर जोर दिया है। यानी हम सोचे कि जो विषय या फिर जो शिक्षा नीति पहले ही बदल जाना चाहिए था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी लंबे समय से शिक्षा में परिवर्तन को लेकर, पाठ्यक्रम में परिवर्तन को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन आंदोलन करते हुए प्रस्ताव के माध्यम से केंद्र सरकार राज्य सरकार को अवगत करवाती आई है कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। पर जो बदलाव पहले हो जाना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ है। ये दुर्भाग्य रहा इस देश का। इसलिए जो वर्तमान में जो जब देश में एक ऐसी सरकार आई है 2013 के बाद में, 2015 से जो इस शिक्षा के ऊपर जो मंथन किया है, तो वैसे बहुत से सुझाव आए हैं। यानी कि अभी हमने देखा है तो
लगभग 2 लाख से ऊपर लोगों के सुझाव आए और उन सुझाव के आधार पर ये शिक्षा में बहुत सारी बातें को जोड़ा गया है, चाहे वो फिर मेडिकल का क्षेत्र है, कृषि का क्षेत्र है, तकनीकी का क्षेत्र हो, सभी विषय को लिया, सभी क्षेत्रों को लिया और संपूर्ण देश के व्यक्तित्व विकास के ऊपर ये एक जोर दिया है। और एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस जो MHRD यानी जिसका एक नया स्वरूप यानी कि आज़ादी के बाद तो वो शिक्षा मंत्रालय ही था, बीच के कालखंड में ही उसको परिवर्तन किया गया था, जो अभी देश के युवाओं की ओर समाज की मांग थी, तो वो आज ये नई शिक्षा नीति में उसे भी परिवर्तन किया गया है। साथ ही हमने ये कहा था कि राजनीतिक हस्तक्षेप से शिक्षा को दूर रखना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसको भी एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के रूप में गठन किया है, जो राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर रहेगा, तो शिक्षा को एक अच्छा उसको और जोर दिया जा सकता है। यानी कि जो मातृभाषा की हम जो बात कर रहे हैं, यानी कि प्राथमिक विद्यालय, यानी कि पहले का जो था वो 10+2 ये फार्मूला था, उसको समाप्त करते हुए, उसे मुक्त करते हुए अभी नया फार्मूला जो इस बदलाव में नीलेश जी जी बहुत सारे बदलाव में प्रावधानों की कस्तूरी रंगन साहब के अगुवाई में इस बदलाव को किया गया है। मैं विवेक त्रिपाठी जी तक भी जाऊंगा, क्योंकि वो भी एक छात्र संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं और मुझे लगता है कि जब कोई भी दल, कोई भी समुदाय या संगठन छात्र संगठन का प्रतिनिधित्व करता है तो राजनीति से दूर हटकर छात्र हित की बात करता है। विवेक जी, ये जो बदलाव हैं 5+3+3+4 10+2 की जगह पे, और ये इन बदलाव के दूरगामी परिणाम क्या देखते हैं आप? ये भारतीय शिक्षा व्यवस्था में किस तरीके का आमूलचूल परिवर्तन करेगी? जी, आ रही है आपकी आवाज। हेलो। विवेक जी, आप तक आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। हेलो। हेलो। आ रही है आपकी आवाज, बोलिए विवेक जी, आ रही है आवाज। मैं विवेक त्रिपाठी बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो। जी क्या विवेक मुझे जी, सुन आवाज पा आ रहे रही हैं? है। हाँ, सुन पा रहा हूँ, आप आपकी आवाज आ रही है हम तक। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी भैया, आपकी आवाज आ रही है मुझे। मुझे लगता है कि राजनीति या दलगत हेलो विषय नहीं तिवारी होता जी, आपकी जब भी सुनील कोई भैया, आपकी छात्र आवाज नहीं संगठन या कोई भी संगठन इस प्रकार के बदलावों की चर्चा करता है। प्रश्न सिर्फ इतना है कि क्या इससे कोई आमूलचूल परिवर्तन या मील का पत्थर साबित होते हुए दिखाई दे रहा है ये बदलाव? जी बिल्कुल, ये एक मील का पत्थर साबित होगा। वास्तविक जो शिक्षा के लिए हम लोगों ने लंबे समय से जो इंतजार कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं अभी पूर्ण की ओर आगे बढ़ता हुआ है। यानी कि 21वीं सदी का नया भारत कैसे होगा, ये नव भारत के निर्माण के लिए, भारत के भविष्य के लिए है, हर विद्यार्थी के व्यक्तित्व विकास के लिए ये, और ये परिवर्तन आवश्यक होगा आने वाले समय में, हम सब लोगों को भी एक दिखाई देगा। बात इतनी सी है कि शिक्षा नीति लागू होने के बाद में केंद्र सरकार, राज्य सरकार को कि कस्तूरी रंगन साहब के नेतृत्व में अगुवाई में बना ये जो कमेटी थी जिसने एक प्रारूप प्रस्तुत किया है, ये क्या मील का पत्थर साबित होगा आने वाले समय में भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए? देखिए, पहली चीज तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है, ये एक बहुत ही आवश्यक है। शिक्षा नीति में बदलाव करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि कई सालों से इसी नीति पे हमारी शिक्षा व्यवस्था चल रही है। शिक्षा व्यवस्था में जो विविधताएं हैं, आप जैसे हम बात करें भोपाल शहर की, भोपाल शहर में स्कूल्स में कितनी विविधताएं आपको दिखाई देती होगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल अलग है, CBSE अलग है, ICSE अलग है। अलग अलग विविधता होने से कई बार परेशानी आती है बच्चों को। कई बार जब बीच में बच्चा स्कूल चेंज करता है तो उस चीज को लेकर छात्र छात्राओं को परेशानी आती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, शिक्षा नीति मंत्रालय का नाम बदल देना, HRD मिनिस्ट्री का नाम शिक्षा मंत्रालय कर देना, मोदी जी ब्रांडिंग में तो काफी महारत हासिल है। पूरा बिल पढ़ने में काफी मनमोहक लगता है, और देखा जब उसको हमने उसका अध्ययन किया तो पढ़ने में बहुत मनमोहक है, परंतु जब तक ये जमीनी हकीकत में मूर्त रूप नहीं ले लेता तब तक क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी। जब तक ये मूर्त रूप नहीं ले लेता, क्योंकि यहाँ पे हम बात जिस बिल के बारे में कर रहे हैं उससे संबंधित लगभग लाखों की संख्या में पूरे देश भर में स्कूल है, हजारों की संख्या में ही कॉलेजेस हैं शासकीय,
अशासकीय भी लाखों में कॉलेज। देखिए, मैं बात करूंगा पहले तो स्कूल्स को लेके। तो स्कूल्स जिस तरीके से आज के दौर में अपनी मनमानी पर उतारू है, उसको रोकने के लिए बहुत सारे विभाग, बहुत सारे आयोगों का पहले से ही गठन किया गया है। उनके पास में उनकी शक्तियां भी हैं, परंतु क्या वो अपनी शक्तियों का उपयोग करके आम आदमी तक राहत पहुंचाने का काम करते हैं? क्या इतने सालों में आज तक कभी ऐसी कोई कार्रवाई हुई है जिससे निजी स्कूलों के ऊपर उनकी मनमानी पे अंकुश लग सके या आम अभिभावकों को राहत पहुंचाने का काम सरकार कर पाई? आयोगों में नियम पहले भी थे, परंतु आज आवश्यकता है नियमों को कड़ाई से पालन कराने की। आज एक आम अभिभावक जब अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराता है, तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा खर्चा। तिवारी जी, आपको पता होगा, आपके दौर में, आपके कई, मैं तो आपसे उम्र में काफी छोटा हूँ, मैंने जो अपनी पूरी क्वालिफिकेशन कॉलेज तक की कर ली, आज वही बच्चा पहली और दूसरी कक्षा में उससे ज्यादा दुगना तिगुना भार, उस पर आर्थिक भार अभिभावकों पे पड़ता है। कोरोना महामारी के बीच में जिस तरीके से बच्चों के भविष्य को, हेलो, जिस तरीके से बच्चों का समय और भविष्य खराब हो रहा है, परंतु स्कूल आज भी अपनी मनमानी जबरन अभिभावकों पे दबाव बना के फीस की डिमांड की जाती है। इन सब पे अंकुश लगाए जाने की आवश्यकता है। आपने नियम बनाए हैं, नियम पहले भी थे, नए जो नियम बनाए गए हैं हम उनका स्वागत करते हैं। बहुत बड़े एक स्तर पे इसमें परिवर्तन होना है, इसलिए आज की तारीख में ये अच्छा है या बुरा है ये कहना जल्दबाजी होगी। इनको जमीनी रूप पे आ जाने दीजिए, और अगर जब तक देश के हर एक अभिभावक तक सीधा इसका लाभ ना पहुंच जाए, तब तक हम इस योजना को सफल नहीं करेंगे। परिवर्तन हुआ, परिवर्तन का स्वागत है, क्योंकि परिवर्तन की आज भारत को आवश्यकता थी। कॉलेजेस में आपने 3 साल की डिग्री को 4 साल की डिग्री करने का घोषणा की, पर इन जो 1 साल बढ़ेगा, उस 1 साल के लिए जो आर्थिक भार बढ़ेगा, उसके बारे में भी आपको बताना होगा। कौशल विकास के बारे में आपने बात करी कि स्किल डेवलपमेंट को हम स्कूल से शुरू करेंगे। स्किल डेवलपमेंट पे अरबों रुपए पहले भी खर्च किया जा चुका है, और मोदी सरकार ने, मोदी जी ने खुद बिहार में जाके उसकी हकीकत जब देखी, तो मैं समझता हूँ कि वो घबरा गए। स्किल डेवलपमेंट सिर्फ कागजों पे चल रहा है। आज हमें आवश्यकता है कि हम हमारे भविष्य को, नींव को उसके मजबूत करें। हमें ऐसी शिक्षा प्रणाली को लागू करना चाहिए कि नींव मजबूत हो। हमारी जो शिक्षा प्रणाली है बहुत बदलाव करने की आवश्यकता है, और जो बदलाव किए गए ये सिर्फ कागज तक सीमित ना रहे। आपने वर्चुअल क्लासेस की जो बातें की, आपको जमीनी हकीकत में बदलना पड़ेगा। जब आप बदलते हैं तभी हम कहा पाएंगे कि ये सफल है या असफल है। इससे निरंतर मांग करती रही है सरकारों से कि शिक्षा व्यवस्था सस्ती और गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। शिक्षा आज जो वर्तमान में है वो बहुत महंगी हो गई और गुणवत्ताहीन हो गई है। उसकी गुणवत्ता बढ़ाई जाने की आज आवश्यकता है, तो चाहे स्कूल हो चाहे वो कॉलेजेस हो। आज अभिभावक को पता होना चाहिए कि स्कूल में पढ़ने वाला उसके बच्चे को कौन सा फैकल्टी पढ़ा रही है, उसके लिए ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता है। स्कूलों की मनमानी पे अंकुश लगाने की आवश्यकता है। आज स्कूल में वैकेंसी एक क्लास में खाली होती है 5, ये फॉर्म बेचते हैं 5,000, उसके लिए इनकी कोई फीस के पैमाने तय नहीं किए जाते हैं। स्कूलों में ड्रेस बेची जाती है, जूते बेचे जाते हैं, सिलेबस बेचा जाता है, किताब कॉपियां बेची जाती है, उस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। कॉलेजेस ने मनमाने रूप से अपनी फीस को तय कर रखा है। अनट्रेन्ड फैकल्टी आज देश के कॉलेजेस में पढ़ा रही है, अंकुश लगाने की आवश्यकता है। कई कॉलेजेस सिर्फ कागजों पे चल रहे हैं, एक एक कमरे में कॉलेज खोला गया है, एक एक कमरे में कॉलेज खुले हुए देश भर में, जिन पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। कमेटियां पहले भी थी, व्यापम का नाम बदल देने से भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। वैसे एचआरडी का नाम बदल देने से, एचआरडी का नाम बदल देने से और शिक्षा विभाग कर देने से मैं समझता हूँ नहीं होगा। बहुत लंबे समय बाद परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन का स्वागत करते हैं, एनएसयू इस परिवर्तन का स्वागत करती है, परंतु इसका लाभ सीधे तरीके से छात्रों को और उनके अभिभावकों को आवश्यक है, और जब तक उसको लाभ नहीं मिलता हम इसको सफल नहीं करेंगे। नीलेश सोलंकी साहब, विवेक त्रिपाठी जी ने इस कदम का स्वागत भी किया और बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्न भी छोड़े हैं। हालांकि बहुत जल्दबाजी होगा इन सारे प्रश्नों को उत्तर अभी ढूंढ लेना या सारे प्रश्नों को उत्तर अभी दे देना, क्योंकि अभी तक प्रारूप आया हुआ है और उस पर बहुत सारे बहस भी चलेंगे और लागू होते लंबा खींचेगा भी। मेरा मेरा जो दर्शक आम हमारे देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, उनके नज़रिए से आप एक एक अभिभावक के तौर पर जब पहुंचेंगे, अभिभावक बनेंगे, तो आपकी अपेक्षा क्या होगी कि स्कूल में आपके बच्चे को किस प्रकार की सुविधाएं हों? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब बच्चा स्कूल जाता है, अभी तक जो था 10+2,
तो अभी जो इन्होंने जो फार्मूला लागू किया है वो यानी कि 3 वर्ष तक के विद्यार्थियों के लिए यानी वो प्रैक्टिकल ज्ञान उन्हें प्राप्त होगा, यानी स्थानीय भाषा में, वहाँ की मातृभाषा में उनको शिक्षा प्राप्त होगी। मान लीजिए कि हम स्थानीय भाषा में अभी तक उनको नहीं पढ़ाया जाता था, मातृभाषा में नहीं पढ़ाया जाता था, अभी वो फार्मूला लागू किया है, वो पद्धति लागू की है, तो कहीं न कहीं अगर हम अभिभावक के रूप में देखते हैं तो कहीं न कहीं स्कूल एक अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा यानी उन विद्यार्थियों को मिलना चाहिए। यानी मेरा भी यही फ़र्ज़ होगा कि मेरा बच्चा या मेरा जो विद्यार्थी है उसे जो शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, केवल वो डिग्री के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, केवल नौकरी के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। तो शिक्षा यानी कि अच्छे बुरे की परख होनी चाहिए विद्यार्थी को, उसे वो शिक्षा देनी चाहिए, वो अपने पैरों पर स्वयं खड़ा होकर आगे जीवन व्यापन कर सकता है, वैसी शिक्षा उन्हें मिलना चाहिए। और पर्याप्त मात्रा में आज अगर हम देखते हैं स्कूलों की व्यवस्था, तो बहुत सारे स्कूलों की व्यवस्था जैसी चाहिए वैसी नहीं है। इसमें बहुत सारा परिवर्तन करने की आवश्यकता है, वहाँ पर सुधार लाने यही की यही आवश्यकता चिंता है। तो शायद केंद्र सरकार की रही होगी जब उन्होंने इस पूरे प्रारूप को सामने लेकर आए, और कस्तूरी रंगन जैसा विख्यात नाम जो 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 जिसे बड़े श्रद्धा के साथ जिस नाम को लिया जाता है, उनकी अगुवाई में जब बनाया हो, तो यही चिंता रही होगी सरकार की भी कि जो शिक्षा की हमारा स्तर है वो बहुत नीचे है और उसको ऊपर उठाने की ज़रूरत है। विवेक जी, शायद शायद मंशा यही है सरकार की। और जैसा आप भी कह रहे हैं, यदि इसको ग्राउंड पे पूरा किया गया तो मुझे नहीं लगता कि जो व्यवस्थाएं हैं, जिस रोजगारोन्मुखी व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जो क्लरिकल जॉब को छोड़कर टेक्निकल की तरफ जाए हमारा बच्चा, तो इसमें किसी को परेशानी तो होनी नहीं चाहिए ना। और पूरा ड्राफ्ट जो है वो पढ़ने में बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मनमोहक है, परंतु उसमें बहुत सारे बिंदुओं पे अभी भी ध्यान नहीं दिया गया है। जैसा कि मैंने आपका ध्यान आकर्षण करने की कोशिश की थी कि फीस के बारे में क्या है और कई जो मनमानियां उन पे अंकुश कैसे लगेगा। आयोग पहले भी थे, जिम्मेदार व्यक्ति पहले भी थे, नियम पहले भी थे, परंतु आज उनको कड़ाई से पालन कराने की आवश्यकता है। फीस कमेटियां क्या हमारे यहाँ नहीं है? निजी विश्वविद्यालय आयोग क्या हमारे यहाँ नहीं है? ये पहले से, परंतु ये क्या अपना काम ईमानदारी से करते हैं? यहाँ पे मेरा प्रश्न ये है, सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज देश भर में स्कूल मालिक अभिभावकों का शोषण कर रहा है, मन मर्जी से उन पे अनैतिक फीस का दबाव बनाया जाता है, उस पर अंकुश लगाने की सरकार के क्या प्रयास रहेंगे? आपने कह दिया 10+2 12 नहीं, हम इसको इस तरीके से पढ़ाएंगे, बिल्कुल उसका स्वागत है। मैंने कहा ना, आपकी जो अच्छी चीज है एनएसए इसका स्वागत करती है, परंतु वो सिर्फ कागजों तक सीमित ना हो, वो जमीनी हकीकत में मूर्त रूप ले पाएगा तो सबसे पहले आपकी प्रशंसा करने भी एनएसए ही सामने आएगी। आज कॉलेजेस में आपने आर्ट्स, होम साइंस तरीके के कोर्सेज खत्म हो गए, इनको पुनर्जीवित करने के लिए भी सरकार को प्रयास करना पड़ेगा। अच्छी फैकल्टीज की कमी है, क्लासेस में, कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इन कमियों को दूर करने के लिए भी सरकार को कदम बढ़ाने चाहिए, उस दिशा में भी सरकार को सोचना चाहिए। और देश में आज सबसे ज्यादा जरूरी है सस्ती और गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, ताकि बच्चा आगे भविष्य में अपनी पढ़ाई, अपनी डिग्री का लाभ लेके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। आज देश भर में जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ गई है, चिंता की बात यह है कि सभी पढ़े लिखे, इसमें अधिकांश जो संख्या है ये पढ़े लिखे बेरोजगारों की है, युवाओं की है। उसके प्रति सरकार को जागरूक होना पड़ेगा, सक्रिय होना पड़ेगा। सिर्फ आप एक बिल बना देने से और उसका प्रचार प्रसार कर देने से, बहुत, मैंने कहा ना, बहुत मनमोहक है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, पर जमीनी रूप से जब तक हकीकत तब तक हम इसके बारे में कुछ भी कह देना जल्दबाजी होगी। हमें इसको थोड़ा समय देना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़े स्तर पे बहुत बड़ा बदलाव होने की तरफ ये कदम है, और ये कदम उठाया है सरकार ने, हिम्मत ली है, तो उसकी प्रशंसा करते हैं। तो उसको ये ना हो कि कल पूरा तरीके से प्राइवेटाइजेशन होने लगे, आप अपने कुछ निजी व्यापारी दोस्तों को लाभ पहुंचाने के लिए उसमें कुछ ऐसे हिडन चीजें हो, जिससे कहीं लाभ हो तो सिर्फ निजी स्कूल वालों को और स्कूल कॉलेजेस को हो। आपको जब तक अभिभावक बिल, मैं समझता हूँ, सफल नहीं होगा। ऐसी आशंका है विवेक जी की कि बिल जो है, जब तक इस पे ग्राउंड लेवल पे काम नहीं किया जाएगा, मौलिक स्तर पे काम नहीं किया जाएगा, तब तक बेईमानी होगा, ऐसा उनका कहना है। नीलेश जी, लगता है कि इस स्तर पे काम होना चाहिए और होगा भी। हम आशावादी लोग हैं, बहुत ज़्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए क्या है, जब 34 वर्ष के पश्चात अगर नई शिक्षा नीति लागू की गई है, तो बहुत सोच समझ कर ही ये शिक्षा नीति लागू की गई है।
और ये जो समस्याएं हैं, जो कठिनाइयां हैं, कहीं ना कहीं उसका समाधान भी होगा। ये तो हमें सबको विश्वास करना चाहिए, और केवल सरकार करेगी वैसा नहीं है, ये हम सबकी एक जिम्मेवारी है। यानी हम एक छात्र संगठन होने के नाते हमें भी बहुत सारे विषय आते हैं। हम लगातार फीस वृद्धि को लेकर या फिर जो मनमानी से फीस वसूलते हैं उसको लेकर भी हमने लगातार प्रयास किया है, आंदोलन के प्रदर्शन किए हैं। तो हम रोकूंगा ऐसा नहीं आपको है कि हम नीलेष उसके जी। पक्ष में है। नीलेष जी वो आपको समाधान तो रोकूंगा, होगा ही, पर हमें रोकूंगा। एक विश्वास रखना होगा, और नीलेष जी इसमें आपको रोक रहा हूँ, परिवर्तन के 2 लिए मिनट तो के लिए रोक रहा हूँ। जी। हमारे बीच में आलोक जी आपके ज्ञान से आलोकित होना चाह रहे थे हम लोग, मगर पता नहीं कुछ ऐसी संचार की व्यवस्था दुर्भिन्न हुई कि फिर हम आपसे अलग ही हो गए। अब आपके ज्ञान से आलोकित होने का समय आ गया है। जी जी जी, धन्यवाद। आवाज आ रही है आपको? आ रही। हाँ जी, सवाल मेरा प्रश्न ये प्रश्न था ये कि था ये नई शिक्षा नीति जिस प्रकार से कल केंद्र सरकार लेके आई, कितना आमूल चूल परिवर्तन शिक्षा व्यवस्था में या मील का पत्थर साबित होगी? बिल्कुल सुजी, दरअसल में 34 सालों से जो हम जिस तरीके के उत्पाद बना रहे थे या जैसे बच्चे तैयार कर रहे थे, उसके नतीजे से उत्पादकता नहीं बढ़ रही थी। अब जब $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का स्वप्न देश में प्रधानमंत्री जी ने जगाया, ये बताया कि हमें कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, देखा कि उत्पादकता है ही नहीं। लोग कॉपी करते हैं, मॉडल बनाते हैं, लेकिन वो मॉडल उत्पादक नहीं होते थे। तो सारा एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा, लोगों को तैयार कर रहा था, तैयार कर रहा था, लोग बड़े बड़े व्याख्यान दे रहे थे, लेकिन वो व्याख्यान जमीन पे नहीं उतर रहे थे। और ये जो चेंजेस लेके आए हैं, इससे क्लासरूम से बाहर आएगी एजुकेशन और जमीन पे काम करेगी। अभी तक जिस तरीके से आप डिग्री लेने का, डिग्री बांटने का जो तंत्र चल रहा था इतने सालों से, वो डिग्री से हटके उत्पादकता में, अब जैसे ब्रेकिंग कर दी है, कई सेक्शन में बांट दिया है कि आपने 1 साल पूरा कर लिया तो डिप्लोमा हो गया। तो आप कहीं ना कहीं काम कर सकते हैं। जैसे आपको बंधन था अभी कि आप जो है पूरी डिग्री करेंगे तभी आप कोई काम कर पाएंगे, यदि डिग्री बीच में छूट गई तो आप कोई काम के नहीं। तो इस तरीके से बड़ा युक्ति संगत बनाया गया है, और बरसों से इसकी जरूरत महसूस की जा रही थी। जनता पार्टी के शासनकाल में रामू की कमेटी बनी थी, उसने कई विषयों पे चेंजेस लाने की थी, लेकिन वो चेंजेस जो है राजीव गांधी के समय जो चेंजेस आए थे, बस वहीं तक आके सिमट के रह गए थे। और अभी जैसे आचार्य विद्यासागर जी ने कहा है कि ये जो है क्लासरूम से बाहर आके जमीनी काम करेगी, लोगों को रोजगार देगा, काम करेगी। आप देखें कि कोरोना संकट में इतनी जल्दी हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम और पूरी व्यवस्था चरमरा गई, 10 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। ये जो सिस्टम है, हमने अभी तक एजुकेशन सिस्टम बना रहा था, उसके वजह से हुआ था। यदि हमने चीन की तरह काम किया होता, लोगों के समय लोगों को ऐसा एजुकेशन दिया होता तो किसी न किसी तरीके से प्रोडक्टिविटी बढ़ा देती, तो हमारी ये दुर्गति नहीं होती। और ये जो है बहुत स्वागत योग्य कदम है, और लगता है कि आजादी के बाद में ये बड़ा देश के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा। आलोक सर, हमारे साथ विवेक त्रिपाठी जुड़े हुए हैं एनएसयूआई के। उनकी एक आशंका है कि इसको किस प्रकार से फलीभूत किया जाएगा या ग्राउंड लेवल पर इसको कैसे ले जाया जा पाएगा। थोड़ी आशंका का उनका भी निर्मूलन कर दीजिए, और हम जैसे जो लोग हैं जिनकी ये आशंका हो सकती है, उनके भी आशंका का निर्मूलन हो जाए। नहीं, आशंका की कोई बात नहीं है। जिस तरीके से आप ये देखें कि आप सब्जेक्ट्स जो थे, अब जैसे कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, अब वो इंजीनियरिंग के साथ में कंपनी के लिए उपयोगी तब होगा जब वो इकोनॉमिक्स भी जानेगा। यदि वो कंपनी की इकोनॉमिक्स नहीं जानेगा तो वो ये नहीं समझ सकता कि हम किस तरीके की रिसर्च करें या किस तरीके के प्रोडक्ट बनाएं या क्या क्या करें। तो ये स्थिति में अब जब इंजीनियरिंग के साथ में इकोनॉमिक्स का उसको ऑप्शन मिल जाएगा तो वो ज्यादा उपयोगी होगा। और अब ये देखें कि हर सेक्टर में, जैसे सरकार कृषि के क्षेत्र में एफपीओ बना रही है, एफपीओ फूड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, वो कंपनी काम करेगी, लेकिन कंपनी के साथ में टेक्नोलॉजी भी जुड़ी हुई है। तो उस टेक्नोलॉजी वाला जो बच्चा है जिसने टेक्निकल एजुकेशन लिया है, बी किया हुआ है और कंप्यूटर साइंस से किया है, यदि वो इकोनॉमिक्स नहीं जानेगा तो वो एफपीओ के लिए उपयोगी नहीं होगा। तो ये नया एजुकेशन सिस्टम है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, पॉलिसी लोगों के बच्चों के लिए ज्यादा उपयोगी साबित होने जा रही है। इसलिए इसमें आशंकाएं करना बेकार है। आप ये देखिए, पूरी टेक्नोलॉजी बदल गई, पूरी इकोनॉमी बदल गई। आप ये देखें, देश की इकोनॉमी को रीसेट किया गया था,
नोटबंदी के बाद में लोगों ने बड़ी आपत्ति की, आपत्ति की थी, जबकि आपत्ति नहीं करने की जरूरत थी। अब इसके रूप में आपको विरोध करना चाहिए, वो बात वाजिब समझ में आती है। लेकिन आप ये देखें कि नोटबंदी के बाद जो ब्लैक मार्केट था, ब्लैक मार्केट का बहुत बड़ा हिस्सा, पूरा तो नहीं कह सकते हम, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा जो है घोषित मुद्रा के रूप में सामने आया। ऐसे ही ये एजुकेशन सिस्टम जो चेंज किया जा रहा है, इससे एजुकेशन उपयोगी होगा। जो अभी तक सिर्फ दिखाने का एजुकेशन है, डिग्री लेते जाते हैं लोग, डिग्री लेते जाते हैं, पीएचडी करते जाते हैं, लेकिन आप ये देखें कि हमारे यहाँ पेटेंट नहीं रजिस्टर्ड हो रहा है, क्योंकि हम रिसर्च नहीं कर रहे। राजीव गांधी जी ने जब तकनीक की आयात की बात की थी, तो वो तकनीक तेजी से आपने अडॉप्ट कर ली, नकल कर ली, लेकिन उसमें रिसर्च नहीं हुई। आज तक आप ये देखें कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर जो हैं हम हिंदी में ही बना पाए, और ये सारी चीजें इसलिए हुआ है कि हम अपने जो स्वतः स्फूर्त विकास था उसे कर गए थे। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये ज्यादा उपयोगी होगा और सारी आशंकाएं निर्मूल हो जाएंगी। किसी को इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वो काफी सोचा विचार तैयार किया गया है, बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञों ने तैयार किया है, इसमें कांग्रेस से जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं, तो आप ऐसा इसमें किसी को आशंका करनी चाहिए। तो बदलाव के इस वक्त में बदलने की कवायद में न्यू इंडिया के नक्शे को आगे बढ़ाने के लिए देश में हर तरफ एक नई चुनौतियों का सामना और उनसे चुनौतियों को पार पाने का जज्बा दिखाने के साथ नई शिक्षा नीति भी आ गई है और इस पर लंबी बहस भी चलेगी, क्योंकि अब इस प्रारूप को, प्रस्ताव को जनता के सामने भी डाल दिया गया है और उसके बाद ही इसको अंगीकार किया जाएगा। विवेक त्रिपाठी जी, निश्चित तौर पर हम आगे और भी बात करेंगे इस बदलाव में। और आलोक जी, आपके अनुभवों से आलोकित होने का थोड़ा कम समय मिला, अभी हम चाहते हैं इस पर अगली बार और फिर आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। नीलेश सोलंकी साहब, विवेक त्रिपाठी जी और आलोक सिंघई साहब, मंथन में शामिल होने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और तो आप देख रहे थे मंथन, जिसमें हम आज चर्चा कर रहे थे कि जिस प्रकार से नई शिक्षा नीति को अंगीकार किया गया है देश में और उस प्रारूप को तय किया गया है, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति जो क्लेरिकल जॉब के लिए जानी जाती थी उसको हटाकर रोजगारोन्मुखी शिक्षा व्यवस्था की बात की जा रही है इस देश में, वो उसका प्रारूप दिया गया। और उसमें कुछ यदि आशंकाएं हैं तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं जिसे लोग स्वीकार भी कर रहे हैं। तो मंथन में आज इतना ही। कल किसी और विषय पर करेंगे हम आपसे गूढ़ मंथन, और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और आप देखते रहिए भास्कर न्यूज़, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी है। नमस्कार।